हेलो एवरीवन, माय नेम इज विवेक शर्मा। आज हम 4 आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्पेस इकोनॉमी को डिस्कस करेंगे, देन मेंस्ट्रुएशन हेल्थ को डिस्कस करेंगे, देन हम बात करेंगे इंडिया अरब लीग के बारे में, एंड लास्ट में वर्ल्ड वेटलैंड डे के बारे में हमारी डिस्कशन रहेगी। 2 नए रामसर साइट को हमने ऐड किया है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब बात की जाए इसरो की, तो देखिए इसरो का जो पिछले कुछ सालों में बजट है, ये बजट बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है, मतलब स्टेगनेंट है, जिसकी वजह से ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर तो आपका इंक्रीज हुआ है, बट कहीं ना कहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका डिक्लाइन हुआ है। तो इसकी वजह से यहां पे ये कहा जा रहा है कि भाई अगर आप वाकई में स्पेस सेक्टर को और डेवलप करना चाहते हो तो यहां पर बजटरी एलोकेशन के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर के भी इन्वॉल्वमेंट को इंक्रीज करना होगा। अब इंडिया में इस चीज को, प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करने के लिए एक पीएसयू है, दैट इज न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये ऑपरेट करती है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर आती है। इसरो की कमर्शियल नाम है। इसरो जो भी टेक्नोलॉजी बनाता है उसको बेचने का काम ये करता है। देन इन स्पेस, दैट इज इंडिया नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। ये प्रमोट, ऑथराइज और सुपरवाइज करता है प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन, और यहां पे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इसको हैंडल करता है, पूरे स्पेस डोमेन को, जो कि पीएमओ के डायरेक्ट अंडर आता है। वैसे इंडिया स्पेस पॉलिसी 2023 के अंडर पूरा स्पेस सेक्टर आप रेगुलेट करते हैं। अब कमर्शियलाइजेशन की बात की जाए तो यहां पर सप्लाई ड्रिवन मॉडल से हम शिफ्ट करते जा रहे हैं डिमांड ड्रिवन की तरफ, जहां पर ऑपरेशनल लॉन्चेस जो है, जैसे पीएसएलवी और सैटेलाइट सर्विसेज, ये कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर की तरफ हम मूव कर रहे हैं। अभी जितना हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसे 18 टाइम हमें इंक्रीज करने की जरूरत है। एंड सर्विस प्रोक्योरमेंट की बात की जाए तो जैसे नासा करता है तो वैसे ही हम भी यहां पर कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो सर्विस प्रोक्योरमेंट है इसको इंक्रीज किया जाए। तो अगर देखा जाए ओवरऑल तो यहां हमें एक प्रॉब्लम ये देखने को मिल रही है कि भाई जो आपका बजटरी एलोकेशन है वो श्रिंक करता जा रहा है अगर इन्फ्लेशन से एडजस्ट करेंगे तो। वैसे तो जैसे लेट्स से अगर गवर्नमेंट एक एक्स अमाउंट स्पेंड कर रही थी तो अभी भी उतना ही कर रही है, वो एक्स अमाउंट ही कर रही है, बट क्योंकि इन्फ्लेशन को जब आप एडजस्ट करेंगे तो ये आपकी एक्चुअल वैल्यू कम हो जाती है। तो कहते हैं जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो तो इंक्रीज कर रही है, आरएनडी के ऊपर स्पेंडिंग आपकी कम होती जा रही है, तो सैलरी मेंटेनेंस के ऊपर ज्यादा पैसा लग रहा है। फिर यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेस की बात की जाए तो आपकी बोरोइंग कॉस्ट जो है प्राइवेट फर्म की, वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो चुकी है, बिकॉज आप देखें तो ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं आता है। अगर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस इसे मिल जाता है तो बोरोइंग काफी सिंपल हो सकती है यहां पे। तो कहा जाता है, देखिए वैसे तो एनएसआईएल जो है इसका रेवेन्यू काफी इंक्रीज किया है, 300 करोड़ से ये 2900 करोड़ तक पहुंच चुकी है, बट कहीं ना कहीं अभी भी हमें इसमें और ज्यादा बेटर वर्क करने की जरूरत है। जैसे मैंने कहा कि भाई हम सर्विस ड्रिवन प्रोक्योरमेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो डिपार्टमेंट आज की डेट में डिपार्टमेंटल बाइंग फ्रॉम इंडस्ट्री को इंक्रीज कर रहा है, जैसा कि सेम नासा का मॉडल है आपका। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस की बात कीजिए तो यस, पीएसएलवी और एसएसएलवी को हमने प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिया, तो जहां पर आप देखते हो स्काई रूट और अग्निकुल जैसे कई कमर्शियल लॉन्चेस के लिए भी कंपनीज आपकी आ चुकी हैं। तो कहा जा रहा है कि भाई देखो अब कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन तो आपकी जो ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है ये हैंडल कर रही है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के ऊपर भी फोकस कर रही है। ये गवर्नमेंट का अच्छा इनिशिएटिव है। एफडीआई में भी हमने 100% एफडीआई कहीं ना कहीं इसमें कंपोनेंट के अंदर अलाउ करिए, 74% सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एंड 49% लॉन्च व्हीकल्स के अंदर अलाउ कर दिए। वेंचर कैपिटल फंड भी हमने प्रपोज किया डीप टेक स्पेस स्टार्टअप्स के लिए, बट कहीं ना कहीं ये अभी भी बहुत इनिशियल स्टेज में है। देन यहां पे क्या करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस यानी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दोगे तो बोरोइंग की कॉस्ट कम हो जाएगी। डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के अंदर 50% आप स्पेस सर्विसेज को डोमेस्टिकली कहीं ना कहीं हैंडल करें, इसके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। एंड यहां पे हमें ग्लैमर मिशन की जगह पर और भी जैसे जो बॉटलनेक्स वगैरह है उनके ऊपर भी फोकस करने चाहिए। तो ये अगर हम कर पाते हैं तो स्पेस सेक्टर हमारा और बेटर ग्रो कर पाएगा। तो एक्सरसाइज मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन और पीवाईक्यू इससे रिलेटेड। अब मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में बात करते हैं। देखिए इंडिया में मेंस्ट्रुएशन साइकिल को लेके बहुत सारे मिथ हैं, एंड इन मिथ्स की वजह से बहुत सारे आपके सोशल टैबू भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। अब इन टैबू को तोड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अभी यह कहा कि आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी के बारे में बात करता है, इसके अंदर मेंस्ट्रुएशन हाइजीन को भी आप इंक्लूड कीजिए। यानी अब 6वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास के बच्चे, चाहे प्राइवेट स्कूल में हो चाहे पब्लिक स्कूल में हो, इनमें लड़कियों को 2 चीजों का एक्सेस आप प्रोवाइड करेंगे।
पहला चीज पैड आप प्रोवाइड करेंगे, ठीक है जी। दूसरी चीज यहां पर जो फोकस किया जाएगा वो ये किया जाएगा कि आप फंक्शनल टॉयलेट्स के ऊपर फोकस करेंगे, जहां पर वाटर सप्लाई आप इंश्योर करें। एडिशनली यहां पर आप बच्चों को, खासकर चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, यहां पे मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में करिकुलम में चीजों को आप ऐड करेंगे ताकि आप सेंसिटाइजेशन को इंप्रूव कर सके। बिकॉज जनरली इसके साथ जो टैबू रिलेटेड है वो लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से। तो यहां पे एक आ जाता है कि भाई मेंस्ट्रुएशन हाइजीन मैनेजमेंट क्या होता है। तो कहते हैं कि महिलाओं की ये एबिलिटी या गर्ल्स की ये एबिलिटी कि वो क्लीन मेंस्ट्रुएशन मैनेजमेंट मटेरियल को यूज कर सके, एंड कहीं ना कहीं इसमें उनकी प्राइवेसी को भी आप, प्राइवेसी के कंसर्न को भी आप जब इंक्लूड करते हो तो इसको आप मेंस्ट्रुएशन हाइजीन मैनेजमेंट कह देते हो। इसमें सोप का यूज होना, वाटर यूज करना, ये सब इसके पार्ट में आ जाते हैं। वैसे फैमिली ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसको हैंडल करती है। अभी इसे आपका आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 21 सब क्लॉज ए के अंडर इसे रिकॉग्नाइज किया गया एज अ फंडामेंटल राइट। वैसे कोर्ट ने यह भी कहा है कि भाई मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान जो टैबू इसके साथ रिलेटेड है उसकी वजह से कई बार लड़कियों को स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ती है, तो कहीं ना कहीं वो राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 को भी वायलेट करता है। तो मेंस्ट्रुएशन पॉवर्टी क्या होती है, जब ऐसे अफोर्डेबल एक्सेस आपको सैनिटरी पैड का ना मिल पाए, क्लीन वाटर का ना मिल पाए, जिससे अनहाइजेनिक ऑल्टरनेटिव के ऊपर लड़की को शिफ्ट होना पड़े, जिससे रिप्रोडक्टिव ट्रैक इंफेक्शन की प्रॉब्लम इंक्रीज होते हैं, तो इसे मेंस्ट्रुएशन पॉवर्टी कहा जाता है। एजुकेशनल बैरियर के तौर पे अगर देखा जाए तो जो टॉयलेट्स की कमी, सोप की कमी, पैड्स की कमी, इसकी वजह से लड़कियों का स्कूल में एब्सेंट होना काफी कॉमन है और स्कूल से ड्रॉप आउट रेट भी इस वजह से इनका इंक्रीज होता है। सोशल स्टिग्मा जैसे मैंने आपको कहा और टैबू भी इससे रिलेटेड है, इम्प्योरिटी से इसे जोड़ा जाता है, तो जिसको ब्रेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड जेंडर गैप अवेयरनेस भी होनी जरूरी है। मेल स्टूडेंट और टीचर्स अक्सर इस चीज को लेके लाइक आप कह सकते हो बहुत ज्यादा अवेयर नहीं है, उसको भी हमें यहां पे ठीक करना होगा। अभी ये एक मात्र आप चैरिटी की तरह नहीं देखेंगे, स्टेट की ऑब्लिगेशन आर्टिकल 21 के अंडर ये बन गई है कि अब इन्हें लाइक लड़कियों को मेंस्ट्रुएशन हाइजीन को मेंटेन करने के लिए हेल्प करनी होगी। एंड यहां पे सब्सटैंटिव इक्वालिटी की बात की जाए तो लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए राइट टू एजुकेशन के साथ इसको जोड़ दिया गया ताकि जेंडर स्पेसिफिक बैरियर को खत्म किया जा सके। ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल पैड्स को यहां पर मेंटेन करना पड़ेगा, लाइक इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल दोनों को यहां पर सेग्रीगेटेड टॉयलेट्स के लिए फोकस करना होगा। स्कूल के अंदर स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा, इनरवेयर का, यूनिफॉर्म का, इवन पैड्स का। मोर ओवर मेल स्टाफ और स्टूडेंट्स, इन सभी को एम्पैथी के बारे में यहां पे समझाना होगा। तो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज, मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड ये आपका एक प्रीवियस पीवाईक्यू। अब बात करते हैं इंडिया अरब लीग के बारे में। देखिए अरब लीग, वैसे तो नाम ही है अरब लीग, एक्चुअल में अरब लीग नहीं है। अगर आप इसे देखें तो इसमें मिडिल ईस्ट के अलावा आपकी नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज भी आती है जो कि फोकस करते हैं पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल कोऑपरेशन के ऊपर। अभी इस मीटिंग को इंडिया ने को चेयर किया था एंड ये एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी है जहां पर हम अपनी लिंक वेस्ट पॉलिसी को यहां पे शोकेस कर रहे थे। तो कहते हैं कि भाई देखो इजराइल और फिलिस्तीन के क्राइसिस को लेकर हमने यहां पर एक बार फिर से टू स्टेट सोल्यूशन के ऊपर फोकस किया जो कि 1967 के बॉर्डर के ऊपर बेस्ड हो। मोर ओवर 2002 का जो अरब पीस इनिशिएटिव है हम उसका भी स्वागत कर रहे थे। हमने ये कहा कि भाई देखो जो अरब वर्ल्ड है और इजराइल, जब तक इनके बीच में पीस एस्टैब्लिश नहीं होगा तो इस रीजनल क्राइसिस को सॉल्व नहीं किया जा सकता। काउंटर टेररिज्म फ्रेमवर्क के ऊपर भी हम फोकस करें जहां पर जीरो टॉलरेंस किया जाएगा कि भाई टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में आप कोई भी अपने देश में अलाउ नहीं करेंगे। यूनाइटेड नेशन रिलीफ वर्क एजेंसी जो है इसके काम को काफी वाइटल माना गया फिलिस्तीन के लोगों के लिए। मोर ओवर इसको को चेयर करके हमने एक चीज तो साबित कर दी है कि भाई हम एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी को अपने सीरियसली लेते हैं एंड इसमें कुछ चीजें आपको देखने को मिली कि डीहाइफिकेशन एंड रीबैलेंसिंग को हमने कहीं ना कहीं इंश्योर किया है। ज्यादातर हमारी वेस्ट एशिया की पॉलिसी जीरो सम गेम के ऊपर है, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉफिट लॉस के ऊपर हम नहीं देखते। वहां पे हम यहां पर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बिल्ड कर पाए इजराइल के साथ भी एंड मोर ओवर इस मीटिंग को को चेयर करके हमने अपनी प्रॉक्सिमिटी कहीं ना कहीं अरब देशों के साथ भी इंश्योर किया जिससे हम अपने जो रिलेशन से इनको हाइफनेट यहां पे कर पाए हैं। मोर ओवर यहां पे लाइक हमने किसी भी तरह का इजराइल का डायरेक्ट क्रिटिसिज्म को अवॉइड किया है एंड कहीं ना कहीं अगर हम बात करें लिंक वेस्ट पॉलिसी जो हमारी नई पॉलिसी है इसमें हम फोकस कर रहे हैं कि $500 बिलियन की ट्रेड करेंगे बाय 2030 विद द
वेस्ट एशिया, एंड इसमें बायर सेलर रिलेशन नहीं, अब हम सोच रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के ऊपर हम फोकस करें, लोकल करेंसी में सेटलमेंट करेंगे जिससे डी डॉलराइजेशन को हम प्रमोट कर सकेंगे, डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी हम कम कर पाएंगे। एनर्जी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बट 90 लाख से ज्यादा इंडियंस यहां पर रहते हैं, वो भी हमारा फोकस होना चाहिए, उनके वेलफेयर। मोर ओवर एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग का भी फोकस किया है हमने यहां पर, जैसे अरब लीग है, ये अरब नहीं है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, ईरान और टर्की इसके पार्ट नहीं है, सऊदी और यूएई दोनों ही हमारे आज की डेट में काफी अच्छे पार्टनर्स हैं, तो उनके थ्रू हम कहीं ना कहीं नॉर्थ अफ्रीका और लेवेंट जैसे एरियाज में अपनी प्रेजेंस को इंक्रीज कर पाएंगे। अब कहा जा रहा है कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, तो अरब लीग ने यहां पर प्रेज किया कि भी इंडिया वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट कहीं ना कहीं ये आज की डेट में ग्लोबल साउथ की आवाज को रेज करने में हेल्प करेगा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म की बात की गई है, एंड मैरीटाइम टाइम सिक्योरिटी में हमने हुती का अटैक जो बबलमंडप स्ट्रेट पे हुआ था उसको क्रिटिसाइज किया, एंड हम अपने आप को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के बारे में लाइक अपनी पोजीशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाए हैं इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन ओशन। तो अब यहां पे क्या हो सकता है, देखिए स्टेटमेंट से एक्शन के ऊपर हमें फोकस करना होगा, तो कहीं ना कहीं अभी गाजा रिकंस्ट्रक्शन के एफर्ट्स के ऊपर अरब इस्लामिक प्लान के थ्रू हम कहीं ना कहीं वर्कआउट कर सकते हैं। इंडिया अरब फॉरेन अफेयर मिनिस्टर्स की मीटिंग ये टाइम टू टाइम होनी चाहिए, ताकि लाइक आप ये कह सकते हो कि जो हमारी प्रेजेंस है इस एरिया में हम और ज्यादा बेटर कर सके। वैसे नॉन अलाइनमेंट और मल्टी अलाइनमेंट से जो हमने सीखा है, मतलब नॉन अलाइनमेंट हम पहले किसी के साथ अलाइन नहीं थे, बट अभी हम मल्टीपल स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर बातचीत जो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये इंडिया का एक फ्यूचरिस्टिक आप ये कह सकते हो कि मोमेंटम इंडिया को डिप्लोमैटिक चैनल्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेगा। तो ये आपका मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड पीवाईक्यू। आइए अब बात करते हैं वेटलैंड की। देखिए वेटलैंड जो है इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एक इकोटोन एरिया होता है जहां पे आप टेरेस्ट्रियल पार्ट से एक्वेटिक पार्ट में शिफ्ट करते हैं। अब 1971 में ईरान की एक सिटी रामसर में एक कन्वेंशन स्टार्ट होता है जिसमें फोकस किया जाता है कि कैसे हम वाइज एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स को प्रमोट कर सकें। तो इट्स नॉट एफिलेटेड विद यूनाइटेड नेशन, बट यस यहां पर आप ये मान के चलो कि IUCN और लाइक वर्ल्ड वाइड फंड ऐसी कई आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इसको सपोर्ट किया था। इंडिया इसका पार्ट 1982 में बना था। तो वाइस यूज ऑफ लाइक जैसे मैंने कहा कि वेटलैंड को ये प्रमोट करता है, तो नेशनल लैंड यूज प्लानिंग के अंदर इसको इंटीग्रेट करने की बात करते हैं एंड इनको प्रॉपर मेंटेन करने की बात करते हैं, इनके इकोलॉजिकल करेक्टर को मेंटेन करने की बात करते हैं। इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट जो साइट्स हैं उनको यहां पर मार्क किया जाता है। एटलीस्ट एक साइट आपको बतानी होती है अपने देश के अंदर जब आप इस कन्वेंशन को ज्वाइन करते हैं। मोर ओवर यहां पर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन की भी बात की जाती है अगर कोई ट्रांस बाउंड्री वेटलैंड आपको देखने को मिलता है। अभी फिलहाल इटाहर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पटना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के को आज की डेट में हमने एक रामसर साइट के तौर पे रजिस्टर किया। ये 11वीं रामसर साइट है यूपी की, 108 हेक्टेयर में ये फैली हुई है। लेंटिक है, मतलब स्टिल वाटर के अंदर लोकेटेड है। बहुत सारे बर्ड्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जैसे कुछ एनिमल्स की बात की जाए तो ब्रॉड स्नाउट क्रोकोडाइल यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, नील गाय, गोल्डन जैकल एंड मॉनिटर लिजर्ड्स भी यहाँ पर देखने को मिलती है। वैसे अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको लॉर्ड शिवा का टेम्पल भी देखने को मिल जाता है। अब उसके अलावा सारस क्रेन भी एक इंपॉर्टेंट आपका जो यूपी का स्टेट बर्ड है वो भी यहां पर देखने को मिलता है। अब चारी ढांड अगर हम कंजर्वेशन रिजर्व की बात करें तो ये सीजनल स्लाइन वाटर का वेटलैंड है जो बानी ग्रासलैंड के पास आपका लोकेटेड है, बानी और रन ऑफ कच्छ के बीच में, सेंट्रल फ्लाईवे के बीच में आता है, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के बीच में। तो यहां पर क्रिटिकली इंडेंजर्ड आपकी कई स्पीशीज मिलते हैं, जैसे डेलमेंटियन पेलिकन एंड डर्टर। उसके अलावा डेजर्ट कैट, कैरिकल एंड इंडियन वुल्फ, डेजर्ट फॉक्स, ऐसे कई आपको जानवर और देखने को मिल जाते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसको सिलेक्ट करने के कई क्राइटेरियाज हैं। आज तक यूपीएससी ने इसके बारे में पूछा नहीं है, बट आप अगर देखना चाहो तो देख सकते हो। बट इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज जिसके ऊपर यूपीएससी ने प्रीवियसली पूछा हुआ है, दैट इज मॉन्टिक्स रिकॉर्ड। मॉन्टिक्स रिकॉर्ड क्या होता है? एक ऐसा एरिया को ये डिपिक्ट करता है, इस रिकॉर्ड के अंदर जो भी साइट्स ऐड होती है, एक ऐसा एरिया होता है जहां पर या तो चेंज आ चुका है या आ रहा है या आने वाला है, मतलब जो या तो खराब हो चुका है एरिया या होने वाला है या भविष्य में हो सकता है। तो ऐसे इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट एरिया जहां पर इकोलॉजिकल करेक्टर उसका या तो ऑलरेडी चेंज हो चुका है, होगा या होने वाला है,
तो ये आपके इंडिया के अंदर दो ही एरिया ऐसे हैं, केवलादियो नेशनल पार्क राजस्थान में, लोकटाक लेक। वैसे पहले चिल्का भी हुआ करता था इसका पार्ट, बट 2002 में उसको यहां से निकाल लिया गया था। तो इंडिया के अंदर वाइल्ड वेटलैंड रूल 2017 इसको गवर्न करते हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है प्रीलिम्स का। तो यहां पे आपको याद रखना है कि भाई रिवर्स, पेडीफील्ड्स और मैन मेड वाटर बॉडीज जो होती है, जो ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज हो, इरिगेशन के लिए यूज हो, सॉल्ट प्रोडक्शन के लिए यूज हो, एक्वाकल्चर के लिए यूज हो, उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। और किसी भी तरह की इंक्रोचमेंट, इंडस्ट्री की सेटअप, वेस्ट वाटर डंपिंग और डिस्चार्ज जो अनट्रीटेड यहां पे डिस्पोज ऑफ किया जाए उसको रोका जाता है। स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी जो है ओवरऑल इस चीज को कंट्रोल करती है। तो ये वो चीजें हैं जो आपको यहां पे याद रखनी है। इंडिया में टोटल आपकी 98 साइट्स है। अभी साउथ एशिया में हाईएस्ट है हमारे पास, थर्ड लेवल पे आते हैं हम, लाइक ग्लोबली अगर हम बात करें यूके और मैक्सिको के बाद। अप्रोक्सीमेटली अभी हमारा 1.38 मिलियन हेक्टेयर एरिया इसके अंडर कवर्ड है। तो अभी रिसेंटली ये दो है, बट उसके अलावा आपको लाइक अगर देखें तो हाईएस्ट नंबर तमिलनाडु में देखने को मिलता है 20 साइट्स, सेकंड नंबर यूपी में, फिर सुंदरबन लार्जेस्ट है, स्मॉलेस्ट आपका रेणुका वेटलैंड है, एंड चिल्का एंड केवलादियो ओल्डेस्ट है आपकी। तो यहां पे आपको इसके बारे में लाइक एक्सरसाइज क्वेश्चन, पीवाईक्यू इससे रिलेटेड एंड लास्ट में मेंस से रिलेटेड आपका क्वेश्चन। तो आई होप आपको आज की डिस्कशन अच्छी लगी हो। आज के डिस्कशन में इतना ही था। धन्यवाद।